कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा है। कोई बहुत कीमती रत्न नहीं, बस एक आम सा दिखने वाला स्लेटी रंग का पत्थर। हम्म। लेकिन इस पत्थर में एक बहुत ही अजीब सी खूबी है। मतलब ये अपने अंदर से गुजरने वाली बिजली को लेकर ना 1 सेकंड में रबर की तरह बर्ताव कर सकता है। यानी करंट को पूरी तरह से रोक सकता है। बिल्कुल। और अगले ही पल ये तांबे के तार की तरह बन सकता है, जहां से करंट बिना किसी रुकावट के बह सके। राइट। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो खुद तय करता है कि उसे कब इंसुलेटर बनना है और कब कंडक्टर। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के गैजेट जैसा लगता है ना। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई फिक्शन नहीं है। आज हमारे आसपास जो कुछ भी है, मतलब आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन जिस पर उंगलियां चलती हैं, लैपटॉप के प्रोसेसर्स, या फिर वो विशाल सर्वर फार्म जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका है। एआई भी उसी पर टिका है। बिल्कुल। उन सब की धड़कन इसी एक जादुई पत्थर यानी सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद है। अगर हम इस मटेरियल के उस स्विच होने वाले बर्ताव को हटा दें, तो हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता एक झटके में वापस 19वीं सदी में पहुंच जाएगी। अरे बाप रे। और यही कारण है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। एकदम सही। हमारे पास प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च भोपाल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल के विस्तृत लेक्चर्स, रिसर्च नोट्स और कुछ ऑडियो क्लिप्स का एक पूरा स्टैक है। हाँ, मैंने वो नोट्स देखे हैं, काफी डिटेल में है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य ये समझना है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव यानी पीएन जंक्शन डायोड असल में काम कैसे करता है। हाँ। और वो भी बिना किसी भारी भरकम इंजीनियरिंग जार्गन के। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एटॉमिक स्तर पर होने वाली एक बहुत ही मामूली सी हलचल पूरी दुनिया के गैजेट्स को पावर दे रही है। इस विषय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही शांत और सूक्ष्म है। राइट। हम अक्सर तकनीक को बहुत बड़े इंजनों या टरबाइनों के रूप में देखने के आदी हैं, जहां चीजें घूम रही हैं, बहुत शोर मचा रही हैं। हाँ, धुआं निकल रहा है वगैरह। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सारा खेल उन कणों का है जिन्हें हम किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कैनवस को समझना होगा जिस पर यह तस्वीर उकेरी जाती है। मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर। हाँ, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो चलिए इस प्योर सिलिकॉन के अंदर चलते हैं। जब हम प्योर कहते हैं तो दिमाग में आता है कि ये कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज होगी। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल के नोट्स पढ़ने के बाद मुझे एक अजीब सी बात पता चली। क्या? प्योर सेमीकंडक्टर अपने प्राकृतिक रूप में बहुत ही सुस्त बल्कि एकदम बेकार होता है। अच्छा, बेकार कैसे? मतलब अगर हम एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन तापमान की बात करें तो सिलिकॉन एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है। इसके अंदर कोई हलचल ही नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसे विजुलाइज करने के लिए एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल है जहां लाखों लोग खड़े हैं और हर इंसान ने अपने चारों तरफ खड़े 4 अन्य लोगों के दोनों हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखे हैं। सिलिकॉन के एक एटम के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। और वो अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 0 केल्विन पर यानी ब्रह्मांड के सबसे ठंडे तापमान पर किसी के पास इतनी भी ऊर्जा नहीं होती कि वो अपना हाथ छुड़ा सके। मतलब सब जम गए हैं। हाँ, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बॉन्ड्स में कसकर लॉक हैं, तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई आजाद इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं, मतलब कोई करंट नहीं। एकदम सही। तो पूरा का पूरा क्रिस्टल एक जमी हुई झील की तरह है। लेकिन हम तो 0 केल्विन पे नहीं रहते ना। हमारा साधारण रूम टेम्परेचर तो लगभग 300 केल्विन के आसपास होता है। तो जब इस जमी हुई झील पे 300 केल्विन की थर्मल एनर्जी यानी कमरे की गर्मी पड़ती है, तो उस हॉल के अंदर क्या बदलाव आता है? कमरे की वो गर्मी जो हमें महसूस भी नहीं होती, उन एटम्स के लिए एक लगातार चलने वाले भूकंप की तरह होती है। अच्छा। हाँ, इस थर्मल एनर्जी की वजह से क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और इस लगातार झटके खाने की वजह से करोड़ों में से कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं। मतलब कुछ लोगों के हाथ झटके से छूट जाते हैं। बिल्कुल, वापस उसी हॉल वाले उदाहरण की तरह। जो इलेक्ट्रॉन कल तक बॉन्ड में बंधा हुआ था, वो अपनी जगह से छिटक कर बाहर आ जाता है।
अब वो पूरे क्रिस्टल में कहीं भी घूमने के लिए आजाद है। उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर भागता है तो जाहिर है वो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाता होगा। एकदम सही। और फिजिक्स की भाषा में उस खाली जगह को होल कहा जाता है। होल। हाँ, ये होल कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि बस एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये होल भी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बर्ताव करता है। क्योंकि वहां एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है, राइट? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ मुझे एक तार्किक सवाल सूझ रहा है। अगर कमरे के तापमान पर ही बॉन्ड टूट रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और होल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्योर सिलिकॉन अब करंट ले जा सकता है। तो फिर हमें किसी और चीज की क्या जरूरत है? हम इसी प्योर सिलिकॉन से अपने कंप्यूटर क्यों नहीं बना लेते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन समस्या अनुपात की है। कमरे के तापमान पे जो बॉन्ड्स टूटते हैं ना, उनकी संख्या इतनी मामूली होती है कि वो किसी काम के नहीं होते। मतलब बहुत कम। बहुत ही कम। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि करोड़ों एटम्स की भीड़ में शायद 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आजाद हुए हैं। इनसे जो कंडक्टिविटी या करंट पैदा होगा वो इतना कम होगा कि उससे एक छोटी सी एलईडी लाइट भी नहीं जल सकती। ओह, अच्छा। तो डिवाइस के नजरिए से प्योर सेमीकंडक्टर अभी भी लगभग एक इंसुलेटर ही है। इसे हमारे हाईटेक गैजेट्स के लायक बनाने के लिए हमें इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से अशुद्धियां मिलानी पड़ती हैं। मतलब इम्प्योरिटीज। हाँ, और इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। पता है, डोपिंग शब्द सुनते ही सबसे पहले खेल की दुनिया याद आती है। हाँ, वो स्पोर्ट्स वाला। बिल्कुल। वहां डोपिंग का मतलब है कि किसी एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई बैन की हुई दवा ले ली है और अब उस पर बैन लगने वाला है। सही कहा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डोपिंग का मूल विचार लगभग वही है, बाहर से कुछ मिलाना ताकि परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाए। बस यहाँ किसी पर बैन नहीं लगता। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ ये पूरी तरह से कानूनी है, बल्कि इसके बिना तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद ही नहीं है। राइट। हम प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में किसी दूसरे तत्व के एटम मिलाते हैं और ये कोई रैंडम मिलावट नहीं होती। डॉक्टर अग्रवाल के लेक्चर्स में एक आंकड़ा है जो इसकी बारीकी को दर्शाता है। क्या आंकड़ा है? 10 लाख सिलिकॉन एटम्स में केवल एक अशुद्ध एटम मिलाया जाता है। ये इतना सूक्ष्म स्तर का काम है। 10 लाख में सिर्फ एक? हाँ, 1 in a million। अरे वाह। और इस बारीक मिलावट से 2 तरह के मटेरियल तैयार होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। बिल्कुल। इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो हम इसे एक एक करके देखते हैं। पहले एन टाइप की बात करते हैं। ये कैसे बनता है और इसमें एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है नेगेटिव। एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम सिलिकॉन में पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक। पेंटावेलेंट मतलब 5? हाँ, पेंटावेलेंट का मतलब है कि इन एटम्स के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब याद कीजिए, सिलिकॉन को अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। वो 4 हाथ जो उसने पकड़ रखे थे। बिल्कुल। तो जब फास्फोरस सिलिकॉन के बीच में बैठता है तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके पड़ोसियों के साथ हाथ मिला लेता है। बॉन्ड बन गए। लेकिन फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 4 तो बॉन्ड में फंस गए। तो उस 5वें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वो 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर बिल्कुल अकेला और आजाद रह जाता है। उसे बांधने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। डॉक्टर अग्रवाल के रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि इस 5वें इलेक्ट्रॉन को अपने मूल एटम से पूरी तरह आजाद होने के लिए सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। 0.01? ये तो सुनने में बहुत कम लग रहा है। ये इतना कम है कि कमरे के साधारण तापमान में मौजूद गर्मी ही इस ऊर्जा से कई गुना ज्यादा होती है। अच्छा। मतलब फास्फोरस मिलाते ही बिना किसी बैटरी के, बिना किसी बाहरी झटके के वो सारे के सारे 5वें इलेक्ट्रॉन्स तुरंत आजाद होकर पूरे क्रिस्टल में दौड़ने लगते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और एन टाइप में ऐसे आजाद इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आई होती है, इसलिए इन्हें एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। बिल्कुल सही। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। कैसा कंफ्यूजन? अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं, मेरे पास एक एन टाइप का टुकड़ा है, उसके अंदर करोड़ों एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी बॉन्ड के आजाद घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस एन टाइप मटेरियल को छू लूंगा तो क्या वो पूरा का पूरा टुकड़ा एक नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लॉक है? ये एक बहुत ही क्लासिक मिथक है और अच्छे लोग इसमें उलझ जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं।
कोई भी सेमीकंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। पर ये कैसे मुमकिन है? जब अंदर इतने सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा घूम रहे हैं तो चार्ज न्यूट्रल कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं। हम सिर्फ उन आज़ाद भागते हुए इलेक्ट्रॉनों को देख रहे हैं, लेकिन हम उस फॉस्फोरस एटम के न्यूक्लियस को भूल रहे हैं जो हमने अंदर डाला था। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या है? सिलिकॉन के मुकाबले फॉस्फोरस के केंद्र में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। तो जब फॉस्फोरस अंदर गया तो वो सिर्फ अपना 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं लाया, बल्कि अपने केंद्र में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव प्रोटॉन भी लाया। ओह, उस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उस आजाद घूम रहे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। इलेक्ट्रॉन आजाद जरूर है, लेकिन सिस्टम का कुल गणित अभी भी शून्य ही है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है। मतलब चार्ज मौजूद है लेकिन वो बैलेंस्ड है। बिल्कुल। चलिए, तो अब सिक्के के दूसरे पहलू यानी पी टाइप पर आते हैं। यहाँ पी का मतलब पॉजिटिव है। ये कैसे काम करता है? पी टाइप बनाने के लिए हम सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या बोरॉन। ट्राइवेलेंट का मतलब है कि इसके बाहरी कक्ष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये सिलिकॉन के बीच में बैठता है तो ये सिर्फ 3 पड़ोसियों के साथ हाथ मिला पाता है। एकदम सही। और चौथी जगह के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मतलब एक जगह हमेशा के लिए खाली रह जाता है। बिल्कुल। और इसी खाली जगह को हम होल कहते हैं। चूंकि हमने लाखों एल्यूमिनियम एटम मिलाए हैं, इसलिए मटेरियल के अंदर अचानक लाखों होल्स पैदा हो जाते हैं। ये होल्स इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पी टाइप मटेरियल में करंट मुख्य रूप से इन्हीं खाली जगहों के सहारे आगे बढ़ता है। इसीलिए पी टाइप में होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। राइट। तो अब हमारे पास शतरंज के 2 मोहरे तैयार हैं। एक तरफ एन टाइप है जो उन रेस्टलेस फ्री इलेक्ट्रॉनों की फौज से भरा हुआ है। दूसरी तरफ पी टाइप है जिसके अंदर अनगिनत खाली होल्स या सीटें मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉनों का इंतजार कर रही हैं। अब यहां से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। हाँ, असली मैजिक तो यही होता है। सवाल यह है कि अगर हम इस एन टाइप और पी टाइप को एटॉमिक लेवल पर आपस में जोड़ दें तो उस जंक्शन पर, उस बॉर्डर पर क्या होगा? जैसे ही दोनों को जोड़ा जाता है, डिफ्यूजन नाम की एक बहुत ही प्राकृतिक घटना शुरू होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एन साइड पर बहुत ज्यादा भीड़ है इलेक्ट्रॉनों की और पी साइड पर बहुत सारी खाली जगह है। अब प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है, तो एन साइड के वो आजाद इलेक्ट्रॉन तुरंत बॉर्डर पार करके पी साइड की तरफ भागने लगते हैं ताकि उन खाली होल्स में बैठ सकें। और जब वो पी साइड में जाकर उन खाली होल्स में गिरते हैं तो इस मिलन को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि अक्सर समझा जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि दोनों गायब हो गए। राइट। जबकि इलेक्ट्रॉन बस उस खाली कुर्सी पर बैठ जाता है और बॉन्ड को पूरा कर देता है, जिससे वो होल भर जाता है और बस गायब हो जाता है। सही कहा। लेकिन इस भागदौड़ का एक बहुत ही गंभीर परिणाम होता है। याद कीजिए, हमने फॉस्फोरस और प्रोटॉन के बैलेंस की बात की थी। हाँ, वो न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट। तो जब एन साइड का वो फॉस्फोरस एटम अपना 5वां इलेक्ट्रॉन खो देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बॉर्डर पार कर गया है, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। हाँ, अब फॉस्फोरस के पास प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इसका मतलब वो फॉस्फोरस एटम अब एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ठीक इसी तरह पी साइड में जो एल्यूमिनियम एटम उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी खाली जगह में पनाह देता है, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। एकदम सही। और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है समझने के लिए। ये जो नए आयन बने हैं ना, ये उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की तरह आजाद नहीं है जो कहीं भी भाग सकें। मतलब ये फंसे हुए हैं। हाँ, ये आयन असल में वो भारी भरकम एटम है जो पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में बोल्ट की तरह कसे हुए हैं। वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिल सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हें इमोबाइल आयन कहा जाता है। तो इसे अगर मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूं, मान लीजिए एक मोहल्ला है जहां बहुत सारे घर हैं। घर यानी एटम। ठीक है। एन साइड के घरों में कुछ एक्स्ट्रा टीनेजर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, जो घर छोड़कर पड़ोस के पी साइड वाले मोहल्ले के खाली कुर्सियों पर जा बैठते हैं।
तो जब टीनेजर ने घर छोड़ा तो वो घर यानी एन साइड का एटम एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गया। घर अपनी जगह से चलकर तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। और जिस पी साइड के घर में वो टीनेजर जाकर बैठा, वो घर एक नेगेटिव इमोबाइल आयन बन गया। ये एकदम सटीक विजुअलाइजेशन है। और चूंकि ये सारी भागदौड़ बॉर्डर के बिल्कुल पास हो रही है, इसलिए जंक्शन के एन साइड वाले किनारे पर पॉजिटिव घरों की यानी आयनों की एक कतार खड़ी हो जाती है। और पी साइड वाले किनारे पर नेगेटिव घरों की कतार खड़ी हो जाती है। राइट। जंक्शन के बीच का ये पूरा इलाका जहां अब कोई आजाद टीनेजर या फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचा है, बस फंसे हुए घर बचे हैं, इसे डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। डिप्लीशन लेयर मतलब ये दो देशों के बॉर्डर के बीच की एक नो मैन्स लैंड बन गई है, जहां कोई आजाद नागरिक नहीं है। बिल्कुल। और ये जो आयनों की दीवार बनी है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर पैदा करती है। अच्छा। एनसाइड के जो पॉजिटिव आयन दीवार पर खड़े हैं, वो अब एनसाइड के बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बस अब और कोई पी साइड में नहीं जाएगा। वो दीवार उन्हें रोक देती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी हाईवे पर अचानक से एक टोल प्लाजा की दीवार खड़ी हो गई हो। डॉक्टर अग्रवाल के लेक्चर्स में इसका एक फिक्स्ड वोल्टेज भी बताया गया है। हाँ, सिलिकॉन के लिए। एक सिलिकॉन डायोड के लिए ये दीवार 0.7 वोल्ट की ताकत रखती है। यानी जब तक 0.7 वोल्ट का दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इस दीवार को पार नहीं कर सकता। और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट आता है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। कैसा फैक्ट? अगर हम डोपिंग बढ़ा दें यानी मटेरियल में ज्यादा अशुद्धियां मिला दें, तो आपके हिसाब से इस डिप्लीशन लेयर की दीवार पर क्या असर पड़ना चाहिए? सामान्य समझ तो यही कहती है कि अगर हम डोपिंग बढ़ाएंगे, यानी हमने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल्स पैदा कर दिए हैं, तो बॉर्डर पार करने वाली भीड़ भी ज्यादा होगी। और अगर भीड़ ज्यादा होगी, तो जो इमोबाइल आयन की दीवार बन रही है, वो भी बहुत चौड़ी और बड़ी होनी चाहिए। और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स हमारे सामान्य लॉजिक को पलट देती है। असलियत यह है कि डोपिंग जितनी ज्यादा भारी होगी, डिप्लीशन लेयर की ये दीवार उतनी ही पतली होगी। पतली? ऐसा क्यों? मतलब अगर लोग ज्यादा हैं तो जाम लंबा होना चाहिए ना। इसे ऐसे सोचिए, जब डोपिंग बहुत भारी होती है तो जंक्शन के दोनों तरफ खचाखच भीड़ होती है। एन साइड के इलेक्ट्रॉनों को पी साइड के होल्स को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, वो पास में ही सेटल हो जाते हैं। हाँ, वो बॉर्डर पार करते ही तुरंत पहले या दूसरे एटम में ही टकराकर सेटल हो जाते हैं। सारी की सारी रिकॉम्बिनेशन की घटना जंक्शन के एकदम करीब एक बहुत ही संकरी पट्टी में पूरी हो जाती है। ओह, मैं समझ गया। क्योंकि सब कुछ इतनी पास है, इसलिए आयनों की जो कतारें बनती हैं वो बहुत कम जगह में सिमट जाती हैं। दीवार पतली बनती है। बिल्कुल, लेकिन पतली होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। उस बेहद छोटी सी जगह में इतने सारे आयन ठसाठस भरे होते हैं कि उस दीवार की ताकत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही भयानक होती है। दीवार पतली है, लेकिन उसे भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार पहलू है। लेकिन अब हम एक अजीब स्थिति में आ गए हैं। कैसे? हमारे पास एक डिवाइस है जिसके अंदर एक दीवार बन चुकी है और करंट पूरी तरह से रुक गया है। मतलब एक ऐसा वाल्व जो हमेशा के लिए बंद हो गया है। एक निष्क्रिय पत्थर हमारे किसी काम का नहीं है। हमें इस दीवार को अपनी मर्जी से खोलना और बंद करना है। राइट। तो हम बाहर से इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है बाइसिंग की। बाइसिंग वह तकनीक है जिसके जरिए हम बाहर से एक बैटरी लगाकर इस अंदरूनी दीवार को कंट्रोल करते हैं। यह मुख्य रूप से दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो चलिए पहले फॉरवर्ड बायस को समझते हैं। फॉरवर्ड बायस में हम बाहरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जोड़ते हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जोड़ते हैं। इसे आप एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस की तरह देख सकते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से इलेक्ट्रॉनों को जोर से धक्का मारता है, क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। है जाती है एकदम। एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बेरोक टोक पी साइड की तरफ दौड़ने लगते हैं और सर्किट में एक हैवी करंट बहने लगता है, जिसे हम मिली एम्पियर में नापते हैं। वाल्व खुल गया। बिल्कुल। और अब इसका ठीक उल्टा सिनारियो देखते हैं, रिवर्स बायस। इसमें हम बैटरी के कनेक्शन उलट देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से।
मतलब अब बैटरी धक्का नहीं दे रही है बल्कि खींच रही है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन से दूर खींच लेता है और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड के होल्स को दूर खींच लेता है। जो चार्ज कैरियर्स दीवार के पास खड़े थे वो पीछे हटने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? जंक्शन के बीच की जो नो मैन्स लैंड थी वो अब और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। दीवार एक अभेद्य किले में बदल जाती है। मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से बहने वाला मुख्य करंट पूरी तरह शून्य हो जाता है। वाल्व कसकर बंद हो गया है। लेकिन मैंने डॉक्टर अग्रवाल के नोट्स में पढ़ा है कि रिवर्स बायस में करंट पूरी तरह से शून्य नहीं होता, कुछ लीकेज होती है। अब दीवार इतनी चौड़ी है फिर भी करंट कैसे बह सकता है? ये एक बहुत ही बारीक डिटेल है। याद कीजिए, शुरुआत में हमने कहा था कि कमरे की गर्मी की वजह से सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड्स टूटते रहते हैं। हाँ, थर्मल एनर्जी। इस गर्मी के कारण एन साइड में कुछ गिने चुने होल्स और पी साइड में कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। इन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। अच्छा, जो बहुत कम संख्या में है। हाँ, तो जब रिवर्स बायस की वो शक्तिशाली दीवार मेजॉरिटी कैरियर्स को तो रोक देती है, लेकिन वो ही दीवार इन माइनॉरिटी कैरियर्स को तेजी से जंक्शन के आर पार धकेल देती है। इससे एक बहुत ही सूक्ष्म करंट बहता है जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और क्योंकि ये करंट थर्मल एनर्जी से पैदा हुआ है तो इसका सीधा संबंध तापमान से होगा। अगर मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है तो क्या ये करंट बढ़ेगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा। सिलिकॉन डायोड में तापमान में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से ये रिवर्स लीकेज करंट लगभग 2 गुना हो जाता है। 10 डिग्री में 2 गुना? बाप रे। हाँ, अगर तापमान लगातार बढ़ता रहे तो ये थर्मल रनअवे की स्थिति पैदा कर सकता है जहां डिवाइस खुद को ही जला सकता है। अच्छा, इसीलिए हमारे हैवी प्रोसेसर और स्मार्टफोन्स में हीट मैनेजमेंट, कूलिंग पेस्ट और पंखों की इतनी जरूरत होती है। बिल्कुल सही। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बताइए। अगर मैं रिवर्स बायस में बैठा हूं, दीवार चौड़ी हो गई है, अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता ही जाऊं 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो क्या दीवार खिंचती ही रहेगी या किसी पॉइंट पर डायोड हार मान लेगा? आप उसे अनंत तक नहीं खींच सकते। हर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज? हाँ, जब आप रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हिंसक और ताकतवर हो जाती है कि वो सिलिकॉन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को सीधे नोच कर बाहर निकालने लगती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स एक साथ टूटने लगते हैं। मतलब अंदर एक तबाही मच जाती है। इसे ही एवलांच या जेनो ब्रेकडाउन कहते हैं। अचानक से एक भयंकर करंट उल्टी दिशा में बहने लगता है। अगर सर्किट में इस करंट को रोकने के लिए कोई रेजिस्टर नहीं है तो डायोड अत्यधिक गर्मी से जलकर राख हो जाएगा। तो फिर डिवाइस खराब हो गया। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग की खूबसूरती देखिए। हमने इस तबाही का भी फायदा उठा लिया। जेनो डायोड नाम के खास डायोड बनाए जाते हैं जिन्हें डिजाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो इसी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करें। अच्छा, जानबूझकर? बिल्कुल। इनका इस्तेमाल सर्किट में वोल्टेज को एक जगह स्थिर या रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ये तो सच में कमाल है कि जिस चीज से डिवाइस जल सकता है उसी को हमने वोल्टेज स्टेबलाइजर बना दिया। हाँ। तो अब हमने इस एटॉमिक लेवल के वन वे वॉल्व को समझ लिया है। फॉरवर्ड बायस में करंट बहेगा, रिवर्स बायस में रुकेगा। लेकिन आम श्रोता सोच रहा होगा कि इसका मेरी असल जिंदगी से क्या लेना देना है। एप्लीकेशन। हाँ, डॉक्टर दीपक अग्रवाल अपने लेक्चर्स में समझाते हैं कि इस वन वे वॉल्व का सबसे चमत्कारी और व्यापक उपयोग रेक्टिफायर सर्किट्स में होता है। और यहीं से ये पूरी थ्योरी हमारे घरों के प्लग पॉइंट तक आती है। हमारे घरों की दीवारों में जो प्लग हैं उनमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी आता है। राइट। भारत में ये एसी 50 हर्ट्ज पर काम करता है। इसका मतलब है कि ये करंट 1 सेकंड में 50 बार आगे की तरफ और 50 बार पीछे की तरफ बहता है। ये अपनी दिशा बदलता रहता है। लेकिन अगर मैं अपना मोबाइल या लैपटॉप उस प्लग में सीधे लगा दूं तो बैटरी चार्ज नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि बैटरी एक बाल्टी की तरह है जिसे भरने के लिए पानी का बहाव एक ही दिशा में होना चाहिए, जिसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। अगर हम एसी करंट को, जो समुद्र की लहरों की तरह आगे पीछे हो रहा है, सीधा बैटरी में डाल दें तो बैटरी लहर के आगे आने पर चार्ज होगी
और लहर के पीछे जाने पर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल सही। हमें उस दो तरफा चंचल बहाव को एक तरफा शांत नदी में बदलना होगा और यही काम रेक्टिफायर करता है। अगर हम एक साधारण हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें सिर्फ एक डायोड लगा होता है। तो जब एसी की पॉजिटिव या आगे वाली लहर आती है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। दीवार गिर जाती है। हाँ, और लहर बैटरी की तरफ चली जाती है। लेकिन जब एसी की नेगेटिव यानी उल्टी लहर आती है तो डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है। दीवार खड़ी हो जाती है और उल्टी लहर ब्लॉक हो जाती है। एकदम सही। बैटरी को उल्टी लहर नहीं मिलती, इसलिए वो डिस्चार्ज नहीं होती। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। खामी तो साफ है ना। अगर हम 50% लहरों को बस रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 50% बिजली बर्बाद कर रहे हैं। आधी ऊर्जा तो हमने दीवार के बाहर ही जोड़ दी। ये तो कोई स्मार्ट इंजीनियरिंग नहीं हुई। और इंजीनियर्स इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है। इसलिए डॉक्टर अग्रवाल फुल वेव रेक्टिफायर की अहमियत समझाते हैं। इसने एक डायोड की जगह 4 डायोड का एक खास डिजाइन इस्तेमाल होता है जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये उल्टी आती हुई लहर को रोकता नहीं है। तो फिर ये करता क्या है? अगर मैं इसे पानी के उदाहरण से सोचूं, मान लीजिए समुद्र की लहर टरबाइन की तरफ आ रही है, टरबाइन घूमी, जब लहर पीछे जाने लगी तो इस फुल वेव रेक्टिफायर ने उस पीछे जाते पानी को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसने कुछ खास पाइप्स या चैनल्स के जरिए उस पीछे जाते पानी को घुमाकर वापस टरबाइन की तरफ उसी दिशा में फेंक दिया। ये एक बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। फुल वेव रेक्टिफायर बिल्कुल यही करता है। वो नेगेटिव साइकिल को फ्लिप करके पॉजिटिव बना देता है। तो मतलब 100% एफिशिएंसी? बिल्कुल, बिजली का कोई नुकसान नहीं होता। जो एसी इनपुट 50 हर्ट्ज का था, वो आउटपुट में 100 हर्ट्ज का पल्सिंग डीसी बन जाता है, क्योंकि अब बैटरी को एक ही समय में 2 गुनी लहरें एक ही दिशा में मिल रही हैं। अरे वाह! बिना इस रेक्टिफायर के आपके फोन का चार्जर या आपके लैपटॉप का एडेप्टर काम ही नहीं कर सकता। मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड असल में एक अनुवादक की तरह है। ये उस भयानक दिशा बदलती हुई रॉ पावर ग्रिड की भाषा का अनुवाद हमारे नाजुक डिजिटल गैजेट्स की शांत डीसी भाषा में करता है। बहुत सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि कैसे एक प्योर इंसुलेटर में 1 लाख के पीछे 1 एटम की अशुद्धि मिलाकर, डोपिंग करके, डोपिंग करके, फिर इमोबाइल आयनों का एक ट्रैफिक जाम खड़ा करके और अंत में उस पर बैटरी के जरिए अपना नियंत्रण पाकर हमने पूरी आधुनिक दुनिया का आधार खड़ा कर दिया। और ये हमें विज्ञान की सबसे बड़ी सीख देता है कि प्रकृति के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से समझ लें तो हम उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से मोड़ जरूर सकते हैं। ये पीएन जंक्शन उसी गहरी समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए विचार करने योग्य एक नया और थोड़ा अलग बिंदु। हमारी पूरी आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहाँ तक कि आज की एआई क्रांति, ये सब कुछ सिर्फ इस एक बात पर टिका है कि हमने एक परफेक्ट, एकदम शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में जानबूझकर अशुद्धियां मिलाई, इम्प्योरिटीज। हाँ, अगर हम उसे प्योर ही रहने देते तो वो कभी किसी काम नहीं आता। ये वाकई एक गहरा विचार है ना? अगर किसी एकदम फ्लॉलेस चीज को थोड़ा सा अशुद्ध बनाने से, उसकी परफेक्शन को तोड़ने से पूरी तकनीकी क्रांति आ सकती है, तो क्या प्रकृति या विज्ञान में ऐसी और भी कई खामियां या अशुद्धियां मौजूद हैं जिन्हें हम आज शायद अपनी कमजोरी समझ रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम आज इम्प्योर मानकर दूर कर रहे हैं, वही भविष्य की सबसे बड़ी खोज साबित होने का इंतजार कर रही हो? क्या परफेक्शन ही असली रुकावट है? इसी जादुई पत्थर की सोच के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।